Hello friends, good morning. Jai Sri Ram. So as all of us know that we are learning grade 6 to 10 NCERT books. And previous classes we started grade 6 SST Social Studies book, History book, Our Pasts, volume first. In previous classes we already completed some paragraphs, and in this classes we complete remain paragraphs. Okay, so let's begin. एंड जय श्री राम अगेन। हाँ, एक और बात जो मैं आप सबसे हमेशा कहती हूँ, फिर से कहूँगी कि अगर आप अपने एग्ज़ाम को लेकर के, अपने सिलेक्शन को लेकर के सीरियस हैं और आप इस साल 2024 में नौकरी पाना ही चाहते हैं, तो पूरी की पूरी NCERT 6 से लेकर के 10 तक करके बिल्कुल रट्टा मार लीजिए। ठीक है, तो आपके सिलेक्शन होने से और आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो क्योंकि NCERT कोई भी एग्ज़ाम हो, NCERT की तो आनी ही है, सब में ही आनी है। आप किसी का भी सिलेबस उठा के देख लो, किसी का भी, यहाँ तक हम UPSC की तैयारी भी तो करते हैं तो NCERT रटनी पड़ती है ना 6 से लेकर 10 तक की। फिर जिनके सब्जेक्ट रहता है, स्पेशल सब्जेक्ट रहता है, तो 12th की भी पढ़ते हैं वो स्पेशल सब्जेक्ट के लिए अपने ऑब्जेक्टिव जो सब्जेक्ट रहता है जिनका। तो NCERT 6 से लेकर 10 तक कितनी कंप्लीट है आप सबको पता है अच्छे से। तो आपको एक बार फिर से ध्यान दिला दूँ थोड़ा कि अगर आप अपनी एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हैं, मोटिवेटेड हैं, डेडिकेटेड हैं और सक्सेस चाहती हैं कि हाँ 2024 में आपको जॉब चाहिए, तो आप वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। वरना आज के टाइम पे जहाँ पे एक ही बात मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि आज के टाइम पे जहाँ पे लोगों को 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट की वीडियो देखने की आदत है, शॉर्ट्स देखने की आदत है, उनके लिए 30 मिनट का वीडियो, 40 मिनट का वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इतनी देर तक वो क्लास नहीं ले सकते। पर जो सीरियस हैं उनके लिए तो 8-8 घंटे, 2-2, 4-4 घंटे की क्लासेस भी चलती हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, और वो मैराथन भी कंप्लीट करते हैं 8-8 घंटे की। तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट भी हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप जो भी वीडियो देख रहे हैं आप उनमें से ही हैं जो मैराथन कंप्लीट करते हैं, जो 4 घंटे की क्लासेस लेते हैं, 2 घंटे की क्लासेस लेते हैं कंटिन्यू डेडिकेशन के साथ, और सबको ज्वाइनिंग चाहिए। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, क्लासेस स्टार्ट करते हैं। और अगेन जय श्री राम। तो जो आज हमारा ये चैप्टर फर्स्ट था ना, इंट्रोडक्शन व्हाट वर हाउ एंड व्हेन, इसमें क्या था, ये वाला जो चैप्टर था इसे हमने कंप्लीट करा है। इसमें हमने जो प्रीवियस क्लास से वीडियो देख लेना, रिपीट क्या करना है। इसमें ये रसीदा नाम की लड़की है जो क्वेश्चन पूछती है कि न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है, तब इसे याद आता है कि मुझे ये सारी जानकारी न्यूज़पेपर के थ्रू मिल जा रही हैं। पर जो प्रीवियस टाइम पे जो लॉन्ग ईयर्स एगो प्राचीन काल में लोगों को कैसे जानकारी के विषय में पता चलता था, इस सब के विषय में अब मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूँगी। प्रीवियस वीडियो देख लो जाके, पूरा का पूरा डला है उसमें, जहाँ से मैंने डला है वो देख लीजिए जाके आप। उसके बाद में कहाँ से कंटिन्यू करना है वो मैं बताती हूँ। मैंने ये भी पढ़ लिया था, हमने सब कुछ कंप्लीट कर चुके थे। फाइंड आउट व्हाट हैपन क्या होता था, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन कि येस्टरडे क्या हुआ था, ये सब जानकारियाँ प्रीवियस वीडियो में प्लीज़ देख लीजिएगा आप जाके, क्यों बार बार रिपीट करके टाइम, वीडियो की ड्यूरेशन को बढ़ाना, टाइम को बढ़ाना। और ये मैं भी हम एक बार और डिस्कस करेंगे, पहले चैप्टर कंप्लीट करते हैं। ओके, हम कंप्लीट करना था हमें लुक एट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया था यहाँ तक, फिर भी मैं इसे एक्सप्लेन कर देते दोबारा से। तो लुक एट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रिब्यूटरी किसे कहते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है कि ट्रिब्यूटरी किसे बोलते हैं, सहायक नदियाँ। मतलब कोई भी जो बड़ी नदी होती है, किसी भी बड़ी नदी की जो भी सहायक नदी होती है वो ट्रिब्यूटरी कहलाती है। सोन किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी, याद रख लेना। ठीक है, गंगा की सहायक नदी कौन सी है, सोन नदी है, तो ये याद रखना। ओके, in the ancient time, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as the Magad, now lying in the state of Bihar. जो देखो अब इसमें ये बताया गया है कि तो गंगा, ये कौन सा, ये बताया गया है आपका कि जो गंगा है, गंगा का जो साउथ का एरिया है, ठीक है, साउथ ऑफ द गंगा नोन एज मगध। जैसे कि प्राचीन काल में गंगा का जो दक्षिण क्षेत्र था उसे किस नाम से जाना जाता था, मगध के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जैसे आज के टाइम में हम किस नाम से जानते हैं, बिहार को। मतलब जो आज का बिहार है वो प्राचीन काल का मगध है और जो गंगा के दक्षिण में है। ठीक है, इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम, और किंगडम वर सेट अप इन द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। अब इसमें देखो, अभी पूरा हम मगध का साम्राज्य पढ़ेंगे आगे, क्लासेस जैसी बढ़ती आएंगी, पूरा का पूरा स्टेज। अभी तो ये ग्रेड 6 है ना, तो आप समझ लीजिए बेसिक ही है अभी।
जैसे हम मगध का साम्राज्य पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि जो मगध मगध के शासक थे बहुत शक्तिशाली थे, जो उसके रूलर थे ना बहुत शक्तिशाली थे, पावरफुल थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित करा था। और उन्होंने उनका जो साम्राज्य था वो बहुत बड़ा विशाल लार्ज किंगडम, उन्होंने उनका जो राज्य था बहुत लार्ज था, वह साम्राज्य विस्तारित था। और उन्होंने क्या कर रखा था कि कंट्री देश के अलग अलग भागों में अपना साम्राज्य विस्तार कर रखा था, बहुत दूर तक फैला हुआ था। ठीक है, तो ये बताया गया है। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर, द हिल्स एंड हाई माउंटेन इंक्लूडिंग द हिमालय डेजर्ट्स रिवर्स एंड सी मेड जर्नीज डेंजर्स एट टाइम। मतलब उस समय के जब लोग एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते थे, ट्रेवल्ड। ठीक है, पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। ठीक है, जब एक सब कॉन्टिनेंट से जब दूसरे सब कॉन्टिनेंट पर जाते थे लोग बाग, पीपल जब यात्रा किया करते थे तब क्या करते थे कि वो उन्हें क्या पार करके आना पड़ता था, क्योंकि अब जब एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट पर जाएंगे तब बड़ी बड़ी उन्हें पहाड़ियाँ, हिल्स एंड हाई माउंटेन्स, बड़ी पहाड़ियाँ, पर्वत इंक्लूडिंग द हिमालय, हिमालय को भी पार करके आना पड़ेगा। क्यों? अगर चीन के उस साइड के लोग हैं, अगर इस साइड आएंगे, नेपाल साइड का जो एरिया है, जो तो ये बीच में हम तिब्बत है, ये सब ये है, नेपाल तो अपने बॉर्डर से लगा हुआ है तो उसको कोई पार करके नहीं आना। नेपाल से अगर लोग जाएंगे उस साइड तब भी उन्हें क्रॉस करना पड़ेगा। अगर नेपाल के लोग भी चाइना साइड जाएंगे तो हिमालय को क्रॉस करेंगे, इधर को जाएंगे। ठीक है, तो ये है कोई भी जब प्राचीन काल में लोग एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा किया करते थे तो क्या जो यात्रा कैसी रहती थी, बहुत डेंजरस रहती थी। क्या उस टाइम पे ऐसा तो था नहीं कि एयरप्लेन थे सबके पास में। ठीक है, तो आराम से चले जाएंगे एयर टिकट खरीद करके आज के टाइम के। तो यही है कि उस टाइम के लोग, जब उस टाइम पे बहुत ही यात्राएं थी ना जो बहुत डेंजरस हुआ करती थी, खतरनाक हुआ करती थी। लोग पैदल यात्रा करते थे, कारवां में यात्रा किया करते थे। मतलब कारवां का मतलब होता है जुट बना करके, क्यों अकेले जाएंगे तो जंगली जानवर खा जाएंगे ना। अभी हिमालय इतना बड़ा क्षेत्र है, कोई भी पहाड़ पर्वत ले लो, अकेले हिमालय नहीं, इतने पहाड़ है पर्वत है, कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो उन्हें जंगली जानवर खा जाएंगे। तो गुट बना के चलते थे, 20-20, 30-30, 40-50-50 लोगों का, साथ में पानी और जो खाने का सामान है, बेसिक जो नीड्स की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो अपने साथ में लेकर के चलते थे यात्री। ठीक है, तो उन जो एक साथ झुंड रहता था उसी को कारवां किया बोलते थे। ठीक है, तो द हिल्स एंड द हाई माउंटेन इंक्लूडिंग द हिमालय डेजर्ट, रेगिस्तान भी पार करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई। जब अगर ऊपर से आएंगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा रेगिस्तान पार करके आना पड़ेगा तुम्हें। थार मरुस्थल है अपना भी, ये पार करके आओगे तुम। ठीक है, रिवर्स, बड़ी बड़ी नदियाँ, नदी तो वहीं से स्टार्ट हो जाती है, सिंधु नदी, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, वितस्ता। ठीक है, ये सब आप पार करके आओगे ना, तो नदियों को भी पार करना पड़ेगा, नदियों को भी आप पार करके आएंगे। हिमालय रिवर्स सीज एंड हिमालय रिवर्स एंड सीज मेड जर्नीज डेंजर। अब देखो ये तो सब छोटी मोटी बातें हैं, ये नदियाँ, जब समुद्र को भी लोग पार करके आते थे, किसको आते थे पार करके, समुद्र को भी पार करके आते थे। तो ये क्या हो जाती थी, जब उनकी यात्राएं होती थी, जो कोई भी व्यक्ति था जो यात्रा किया करता था, उनकी यात्राएं कैसी हुआ करती थी, बहुत ही खतरनाक हुआ करती थी। ठीक है, रिवर्स एंड सी डेंजर्स एट टाइम बट नेवर इम्पॉसिबल, फिर भी इम्पॉसिबल नहीं थी, मतलब असंभव कुछ भी नहीं था। जब ये सोचो कि असम मैगलन थे, उनने पूरा का पूरा सारे समुद्रों को उनने नाप लिया था, मतलब ये बोल सकते हैं, क्योंकि उनने समुद्र से सारी की सारी यात्राएं, जितने भी समुद्र हैं सबको उनने ज़्यादातर यात्राएं समुद्र मार्ग से ही की थी। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, आपके लिए भी सिलेक्शन इम्पॉसिबल नहीं है। तो अगर मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं होगा सिलेक्शन, सबके हो रहे हैं, आपके भी होंगे। ठीक है, पर मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अब ऐसा नहीं है ना कि 1 मिनट का वीडियो देख के करके सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना। जब 8-8, 10-10 घंटे की मैराथन चल रहे होते हैं, 12-12 घंटे की मैराथन चल रहे होते हैं, तो इसमें ये तो सिंपल सा वीडियो है, तो इतना तो लर्न करना ही पड़ेगा, इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। एंड उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं, बट नेवर इम्पॉसिबल, सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड। देखो, सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड, जो पुरुष और महिलाएं थी किसकी तलाश में मूव किया करती थी, लिवलीहुड, आजीविका की तलाश में। आज भी लोग जाते हैं, नहीं जाते क्या,
जो छोटे गांव से लोग शहरों की तरफ जाते हैं, लिवलीहुड किसके लिए? आजीविका की तलाश में जाते हैं ना, जॉब की तलाश में जाते हैं, नौकरी की तलाश में जाते हैं। उस वक्त भी ऐसे ही रहा होगा, जब कोई भी एक क्षेत्र रहा होगा जहाँ पर कि उनकी बेसिक नीड्स हैं, जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो उनकी आजीविका के लिए पूरी नहीं हो पा रही होंगी, तो वो क्या करते होंगे? एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे। तो वही बताया गया है कि सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड एज आल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स और ड्राउट्स। और देखो, एक आजीविका की तलाश में इधर से उधर जाते थे, दूसरा नेचुरल डिजास्टर जो भी हो जाते हैं, जैसे कि सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गए, तब भी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, तो उस वजह से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। समटाइम मैन मार्च इन आर्मीज, आर्मी के द्वारा मार्च किया जाता था एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, एंड कंकरिंग अदर्स लैंड बिसाइड मार्चेंट ट्रेवल विद द कारवान्स और शिप्स। एक कारवा मैंने बताया था कि लोग एक साथ झुंड में जाया करते थे, उन्हें कारवा बोला जाता था। ठीक है, तो जो व्यापारी रहा करते थे, देखो मर्चेंट्स में व्यापारी, तो जो व्यापारी रहा करते थे, व्यापारी जो यात्रा करते थे वो कारवा में यात्रा करते थे, क्योंकि व्यापारी के पास तो पैसा भी रहता था, क्योंकि वो व्यापार किया करते थे। और वैसे भी बहुत सारे जंगली जानवर और लुटेरों का खतरा रहता था, इसलिए वो एक साथ कारवा में क्या क्या करते थे? यात्रा किया करते थे, एक जगह से दूसरी जगह के लिए जाने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद में क्या है? कारवांस और शिप्स कैरिंग, कारवांस और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब ये बताया मैंने, ऑलरेडी आपको बता दिया है कि कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स, वैल्यूएबल मतलब वो जहाज से क्या क्या करते थे? जब यात्रा किया करते थे। अब देखो, व्यापारी है, किसी चीज़ का व्यापार करने के लिए आए ना, व्यापार करने के लिए आए हैं, तो कोई मूल्यवान चीज़ होगी, उसका व्यापार कर रहे होंगे। व्यापार करने के लिए आए तो मूल्यवान चीज़ों को व्यापार किया करते थे, वैल्यूएबल, जिसकी कीमत है, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब जो जहाज़ थे वो पानी के जहाज़ से आते थे, जाते थे, और उसके बाद में जो उसमें क्या करते थे, जो जहाज़ में जो वैल्यूएबल गुड्स थी उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे। एंड रिलीजियस टीचर्स वर्क फ्रॉम विलेज टू विलेज। जो धार्मिक धर्मगुरु थे या उपदेशक थे, उन्हें बोल सकते हैं, वो एक गाँव से दूसरे गाँव पर क्या क्या करते थे? यात्रा किया करते थे। क्यों किया करते थे? टाउन टू टाउन, गाँव से लेकर एक गाँव से दूसरे गाँव, एक टाउन से एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। अब क्या करते थे? देखो, जो धर्मगुरु रहते थे, एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, एक गांव से दूसरे गांव जाते टाइम में, रास्ते में, गांव में, वो क्या करते थे? अपने उपदेश तो दे रहे होंगे लोगों को। ऐसा आज भी है गांव में कि अगर गांव में कोई भी बड़े महात्मा आ जाते हैं, पंडित आ जाते हैं, पुजारी आ जाते हैं, कथावाचक आते हैं, तो पूरे गाँव सुनता है ना उनकी बातों को, कथा को सुनता है ना। तो वो क्या कर रहे होते हैं? वो अपने उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान का प्रचार कर रहे होते हैं, प्रसार कर रहे होते हैं, उपदेश दे रहे होते हैं। तो ऐसे पहले टाइम में होता था, क्या होता था पहले टाइम पे, कि जो रिलीजियस टीचर वर्क फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। और जो वो जहाँ पे रुकते थे वहाँ पे वो सबको क्या करते थे? एडवाइस देते थे, सलाह देते थे, इंस्ट्रक्शंस देते थे, उपदेश देते थे। ठीक है, फाइनली सम पीपल्स परहैप्स ट्रेवल ड्राइवन बाय ए स्पिरिट ऑफ द एडवेंचर्स। और इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते थे जिनकी स्पिरिट क्या रहती थी? एडवेंचर्स, मतलब हम कुछ जोखिम उठाएं अपने जीवन में। आज के टाइम में भी है लोग कहते हैं एडवेंचर्स ट्रिप पे जाते हैं, देखा नहीं आपने? चले आएंगे माउंटेन्स पे, चले आएंगे पहाड़ियों पे, चढ़ाई करेंगे। क्यों करते हैं? एडवेंचर्स के लिए करते हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि सबके, कुछ शौक की वजह से भी जाते थे एडवेंचर्स करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। ये देखते हैं क्या क्या जोखिम उठाने पड़ते हैं, क्या क्या एडवेंचर्स मिलते हैं उन्हें रास्ते में। सॉरी। ऑल दीज लैंड्स टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। अब देखो, लोग एक जगह से सब दूसरे जगह जाएंगे तो क्या करेंगे? एक दूसरे के आइडियाज़ भी तो शेयर करेंगे, अपने विचारधारा एक जगह से दूसरी जगह फैलाएंगे। सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट है, वाई डू पीपल ट्रैवल नाउअडेज? नाउअडेज, वाई डू पीपल ट्रैवल नाउअडेज? आज के टाइम में लोग क्यों यात्रा किया करते हैं? लुक एट द मैप। पहले बता दें, वो सारी चीज़ें ही हैं कि लुक एट द मैप। फर्स्ट मैप में हम बातें डिस्कस करेंगे मैप को। सॉरी, थोड़ा गला खराब है। Look at the map first once more. Hills, mountain, and the sea form the natural frontier of the subcontinent. While it's was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale across the sea. People from across the frontiers came into the subcontinent and settled here. These movements of the people enriched our culture, traditions. People have shared new way of carving stones, composing musics, and even cooking food over several hundred of years.
अब देखो, जो लोग थे एक जगह से जब दूसरी जगह जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा किया करते थे, तो क्या होता था, वो अपने साथ में क्या आते थे, ऐसा तो है नहीं कि जब क्रॉस द एज, जब एक समुद्र पार करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो अपने साथ साथ क्या लेके जा रहा है, अपना पहनावा लेके जा रहा है, अपनी संस्कृति लेके जा रहे हैं, अपनी बोली लेके जा रहे हैं, अपनी भाषाएं लेकर जा रहा है, अपने विचार लेकर जा रहा है। जैसे अभी भी आज के टाइम पे इंडिया के लोग हैं, अगर विदेश में जाते हैं, फॉरेन कंट्री में किसी भी में जाते हैं, अमेरिका चले जाएँ, यूके चले जाएँ, यूनाइटेड किंगडम चले जाएँ, ब्रिटेन चले जाएँ, कोई भी यूरोपियन कंट्री में जाते हैं इंडियंस, तो वहाँ का पहनावा अलग है, वहाँ की विचारधारा अलग है, उस वहाँ की संस्कृति अलग है, धर्म अलग है, सब कुछ अलग है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। जब कोई भी व्यक्ति है समुद्र पार करके पर्वत पहाड़ और रेगिस्तान पार करके एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, तो क्या अपने साथ अपनी संस्कृति भी लेके जा रहा है। अब इंडियंस फॉरेन में जॉब करने के लिए जाते हैं, स्टडी करने के लिए जाते हैं, तो इंडियंस अपने संस्कार लेके जाते हैं यहाँ से, क्यों नहीं आते, अपना धर्म साथ में लेके जाते हैं, अपने संस्कार साथ में लेके जाते हैं, अपनी भाषा साथ में लेके जाते हैं, अपना पहनावा साथ में लेके जाते हैं, अपना खान पान साथ में लेके जाते हैं। अगर फॉरेन में पहुंच जाएंगे तब भी हमें दाल रोटी सब्जी चावल जो बेसिक खाना है, जो यहाँ का इंडियन फूड है, वही पसंद आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा वहाँ के फॉरेनर, बिल्कुल फॉरेनर बन जाते हैं। तो कोई भी फॉरेनर ज़िंदगी भर भी रहता है तब भी वो अपनी मातृभाषा नहीं भूलता, तब भी वो हिंदी लैंग्वेज है या बंगाली है या कोई भी साउथ इंडियन लैंग्वेज है, वो नहीं भूलता। तो क्या है, तो जब यहाँ से वहाँ जाएंगे लोग या वहाँ के यहाँ पे आएंगे, इंडियन जो फॉरेन कोई भी हैं, टूरिस्ट हैं, जब यहाँ पे आते हैं, तो ऐसा थोड़ा है ना कि वो अपने देश की सारी ये जो संस्कृति है वो वहीं पे छोड़ के आते हैं, भाषा वहीं के छोड़ के आते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना कुछ भी। तो यही पे इसमें बताया गया है कि अक्रॉस द सी पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स आल्सो केम इन टू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हियर। दीज मूवमेंट्स ऑफ द पीपल इनरिस्ट ऑफ द कल्चर, इनरिस्ट आवर कल्चर। तो इसने क्या किया कि जो हमारी कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, उसको और ज़्यादा समृद्ध बनाया। ठीक है, जैसे हमारे देश को कहते हैं ना, जैसे विविधता में एकता, अखंडता में एकता। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारी संस्कृति है, पर फिर भी क्या है, हम एक हैं, इंडियंस एक हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो संस्कृति है और ज़्यादा समृद्ध हो रही है और ज़्यादा एनरिच्ड हो रही है, और ज़्यादा जो भी परंपराएं हैं वो भी क्या हो रही हैं, कल्चरल ट्रेडिशंस क्या हो रहे हैं, परंपराएं हैं जो भी हमारी और ज़्यादा समृद्ध हो रही हैं। ठीक है, लोग हैं क्या कर रहे हैं, पीपल हैव शेयर्स न्यू व्यू ऑफ द कार्विंग स्टोन। लोग नई नई चीज़ें बता रहे हैं कि देखो जो इस पत्थर है, पत्थर में नक्काशी कैसे की जाती है, पत्थर को कैसे नक्काशा जाता है, कार्विंग, जैसे पत्थर से मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है ना, कंपोजिंग म्यूजिक को कैसे कंपोज किया जाता है, जैसे कि आप सुनते हो कि पहले सदाबहार गाने चलते थे, उसके बाद में फिर ये सदाबहार से जो गाने चलते थे, पहले मुकेश कुमार और मोहम्मद रफ़ी के गाने चलते थे, उसके बाद से सब बीच में फिर ये आ गए AR रहमान वगैरह आ गए, महादेव शंकर वगैरह आ गए। ठीक है, जो फिर मिडिल एरा आया, 90s का एरा आया, फिर 2000 का एरा आया, अभी क्या रैप सॉन्ग आ गए, अभी ठीक है रैप सॉन्ग आ गए, अब हसल 2.0 चल रहा है, अब रैपर आ गए, बादशाह आ गए, बादशाह आए, अरे मतलब बहुत सारी नई नई। अब ये कहाँ है, सबसे पहले कहाँ है, अब ये रैपर इंडिया में इतना प्रचलन नहीं था जितना कि पाश्चात्य सभ्यता में था, जितना कि फॉरेन कंट्री में था। पर क्या किया कि जब हमारे देश के फॉरेन कंट्री में गए, फॉरेन कंट्री के इंडिया आए, तो उनकी जब क्या हुआ, ऐसा तो है नहीं बोली भाषा अकेली चेंज होती है, क्या होता है कि उनके जब इंडियंस वहाँ पे गए तो उन्हें देखा रही यहाँ पे तो रैपर भी गाए जाते हैं, तो उन्हें पसंद आए, तो इंडिया में भी चलने लगे। इंडिया से, हमारे देश से बहुत सारे लोग फॉरेन कंट्री के जो लोग आते हैं, तो बहुत सारी संस्कृति सब, जैसे कि आपने देखा हो इस्कॉन टेम्पल में बहुत सारे विदेश के लोग हैं जो कृष्णा कृष्णा करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें हमारे देश की संस्कृति पसंद है, उन्हें हमारे देश की धर्म पसंद है, उन्हें हमारे देश का पहनावा पसंद है। तो आप समझ रहे हैं ना, तो वो सारी चीज़ें क्या हुई, एक्सचेंज हुई। इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर, मतलब ऐसा भी नहीं कुकिंग फूड, जैसे कि अब हम बर्गर पिज़्ज़ा पास्ता खाने लगे, पहले तो नहीं चलता था ना ये बर्गर पिज़्ज़ा पास्ता वगैरह। ठीक है, और जैसे कि जो फॉरेन कंट्री वाले हैं वो आलू के पराठे पानी पूरी पीने लगे, ये इतने सारे ब्लॉग डले रहते हैं यूट्यूब पे, आजकल तो सोशल मीडिया में सभी डला है। तो क्या है कि हम एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे से। जब हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, तो अब हम स्वयं अकेले ट्रैवल नहीं करते, हमारे साथ साथ हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारा पहनावा, हमारा खान पान सब हमारे साथ ही रहता है। ऐसा तो है नहीं कि हम अपनी बोली घर छोड़ के आए हैं हम अपना ड्रेसिंग सेंस और ड्रेसिंग स्टाइल घर पे छोड़ के, ऐसा तो नहीं होता ना कुछ भी। तो वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं, ग्रेड 6 की बुक है, इतना तो आप सबको समझ आ ही रहा होगा। नेम्स ऑफ द लैंड, जो भूमि है, नेक्स्ट नेम्स ऑफ द लैंड, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। इंपॉर्टेंट तो वैसे सभी कुछ है, पर फिर भी ये ध्यान से देना।
Names of the land. Two of the words we often use of our countries are India and Bharat. The word of India comes from the Indus and called Sindhu in Sanskrit. Find Iran and Greece in our your atlas. The Iranians and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindus or the Indos, and the land of the east of the river was called India. The name ये भारत was used for a group of people who lived in the northwest and who are mentioned in the Rig Veda. The earliest composition in Sanskrit dated to about 3500 years ago. It was used for the country. ओके तो इसमें क्या होता है, तो देखो भारत के लिए, जो भारत है, इंडिया के लिए मोस्टली दो नाम प्रचलित है, इंडिया एंड भारत. ये भारत इसमें लिखा है. वैसे कि जब हम हिंदी की बुक पढ़ते हैं तो भारत लिखते हैं इसमें, ठीक है. ये जब हिंदी मीडियम पढ़ेंगे आप तो उसमें भारत लिखा होगा. ये सर जैसे भारत शब्द का सबसे पहले वर्णन कहाँ पे मिलता है, तो ऋग्वेदा मिलता है. तो वही है ये. तो जो हम इंडिया को दो ही नाम से जानते हैं, इंडिया और भारत. और अभी हो भी गया कि इंडिया भारत का इंडिया को ऑफिशियली भारत घोषित कर दिया गया है मोदी सरकार के द्वारा, बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा. मोदी सरकार क्यों, बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा. द वर्ड इंडिया केम कम्स फ्रॉम द इंडस. अब जो वर्ड है, जो पैराग्राफ ध्यान से पढ़ना है ना. द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस. इंडस मतलब सिंधु से आया है. इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता. तो ये जो इंडस है उसे हिंदी में सिंधु नदी कहते हैं और इंग्लिश में उसे इंडस कहते हैं. दोनों मीडियम से याद रखना, क्योंकि पेपर अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी अच्छी बात है, हिंदी मीडियम से तब भी बहुत अच्छी बात है. दोनों मीडियम आपके अच्छे हो जाएंगे. मैं दोनों में ही अच्छे से एक्सप्लेन तो कर रही हूँ, ऐसे इतना कुछ इंग्लिश नहीं बोल रही, तो आपको अच्छे से समझ आ ही रहा होगा. द वर्ड्स इंडिया कम फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत. देखो सिंधु नदी, जो अभी बताया था हमने, सिंधु नदी संस्कृत में, जैसे इंडस वैली जो इंडस है उसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं, और जो इंडिया है वो इंडस से आया है, ठीक है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं. और जो ईरानी और ग्रीक्स थे, और उसके बाद में जो ईरानी और ग्रीक्स जो आए, तो उन्होंने क्या बोला कि जो नॉर्थ वेस्ट अबाउट through the northwest about 2500 years ago and were family with the Indus. तो जो ईरानी और यूनानी भारत में आए तो वो क्या हो गए कि जो इंडस शब्द है इससे बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो गए, मतलब वो उनके लिए एकदम बोलचाल की भाषा बन गया इंडस शब्द है. और कॉल्ड इट द हिंदूस, तो वो इंडस को हिंदूस या इंडूस के नाम से बुलाने लगे, ठीक है. जैसे हमारी कोई बोलचाल की भाषा में हम जो ज़्यादा सरल लगता है तो हम उसे बोलने लगते हैं, तो उनके लिए शायद भारत का टर्न होगा या भारत का टर्न होगा शब्द, इसलिए उनके लिए जो फैमिलियर वर्ड था वो क्या वर्ड था, इंडस वर्ड है, वो उनके लिए ज़्यादा फैमिलियर था, ज़्यादा सुटेबल था. तो वो इंडस, और कॉल्ड इट द हिंदूस, तो वो इंडस को हिंदूस और इंडूस के नाम से भी पुकारने लगे. एंड द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया. और द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर, जो नदी, तो कौन सी नदी की बात चल रही है, इंडस रिवर की बात चल रही है. जैसे हिंदूस नाम से हिंदूस बोला है, किन्ने बोला है, किन लोगों ने. देखो अब क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा कि सिंधु नदी को किन दो नामों से पुकारा जाता था, तो आप याद रखना इंडोस और हिंदूस के नाम से भी पुकारा जाता था. किसने पुकारा, ईरानी और यूनानियों ने, ईरानी एंड ग्रीक्स, ये आ गया, ठीक है, याद रख लेना, ईरानी और ग्रीक्स. एंड द लैंड ऑफ द, और इसके जो नदी थी, जो नदी थी उसके ईस्ट में, द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर, जो नदी का जो पूर्वी भाग था वो इंडिया कहलाता था. द नेम भारत वाज यूज्ड ऑफ फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट. और इस नदी के देखो, द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर के जो ईस्ट की जगह थी वो इंडिया कहलाती थी. और जो भी लोग जो हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, जो लोग रिवर के नॉर्थ वेस्ट में रहते थे उसे क्या कहते थे, भारत कहते थे. उस भूमि क्षेत्र को भारत के नाम से पुकारा जाता था. जो भी व्यक्ति उस नदी के नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, नदी, यहाँ पे कौन सी नदी की बात चल रही है, इंडस रिवर की बात चल रही है, हिंदूस रिवर की बात चल रही है. तो जो भी व्यक्ति उस टाइम पे, जो भी पर्सन्स पीपल्स जो उस रिवर के नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, वो भारत के नाम से जाने जाते थे, या उस भूमि को भारत या भारत के नाम से कहा जाना जाता था. एंड हु आर मैंशनड इन द ऋग्वेदा, जो कि ये किसमें मैंशनड दिया गया है, किसमें बताया गया है, ऋग्वेद में, ठीक है. और भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, ऋग्वेद ही है. समवेद कितने हैं, 4 हैं, सबको पता होगा. ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद. हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ऋग्वेद, ऋचाएँ और ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद सब पढ़ेंगे, ठीक है. अभी ग्रेड 6 है, बेसिक है, याद रख लेना.
एंड डेटेड ऋग्वेदा द अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन इन संस्कृत। जो संस्कृत में ऋग्वेद लिखा गया है उसमें बताया गया, ये सारे भरत के बारे में उल्लेख किया गया है। डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स एगो। लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री। जो भरत शब्द था जो पहले किसके लिए यूज होता था, जो नदी है, नदी के नॉर्थ वेस्ट में जो भूमि क्षेत्र था जहाँ पे लोग रहते थे उसे भरत के नाम से जाना जाता था। और बाद में ही लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बोला आपसे कि लेटर यूज कंट्री, लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री, तो इसे फिर कंट्री के लिए यूज़ किया जाने लगा। ठीक है, चलो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। पास्ट के विषय में जानकारी बताओ। देयर आर सेवरल्स वे ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। देखो अभी कोई भी पास्ट है, अतीत है, उसको जानने के लिए सेवरल वेज हैं, बहुत सारे मार्ग हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। हम प्राचीन के कौन कौन से मार्ग हैं या कौन कौन से सेवरल वेज हैं जिनकी वजह से हम अपना जो प्राचीन है प्राचीन काल है, पास्ट है, उसके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे वेद ग्रंथ हैं, लिखी हुई पुस्तक हैं, किताबें हैं, प्राचीन ग्रंथ हैं, अभिलेख हैं, स्मारक हैं, मनुस्मृति हैं, शिलालेख हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, विदेशी यात्रियों के विवरण हैं, जो फॉरेन टूरिस्ट आए हैं, सब पढ़ेंगे आगे, कंटिन्यू करेंगे। ये ग्रेड 6 है तो ये भी याद रख रहे हैं हम, इसलिए जो बेसिक है वो कंप्लीट करते हैं। जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे हम और ज़्यादा चीज़ें पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, देर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। वन इज टू सर्च for and read books they were written long ago. These are called manuscripts because they are written by hand. This comes from the Latin words manu meaning hand. These were usually written on palm leaf on the especially prepared bark of the tree known as the birch, which grown in the Himalaya. Okay, तो हम देख लेते हैं। ये नीचे दे रखा है मैन्यूस्क्रिप्ट, एक पिक भी दे रखी है, ये देखा है। तो हम सबसे जो अभी बताया मैंने आपको कि जो अपना अतीत है और जो पास्ट है उसके बारे में हम जानकारी कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, उसके विषय में जानकारी बुक से प्राप्त कर सकते हैं, ग्रंथ से प्राप्त होता है, वेदों से प्राप्त होता है। तो इसमें ये बताया गया है कि वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स देयर वेयर रिटन लॉन्ग अगो। तो बहुत समय पहले, जो प्राचीन समय पहले बुक लिखी गई हैं उन्हें पढ़ लो, उनके विषय तो हमें अपने जो प्राचीन काल है, जो प्राचीन काल है उसके विषय में हमें जानकारी प्राप्त हो जाएगी, पास्ट है उसके विषय में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। तो जो प्राचीन काल में वेद ग्रंथ लिखे गए हैं उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? वो हाथ पे लिखे गए थे, क्योंकि वो हाथ से लिखे गए थे। सॉरी, दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड, क्योंकि वो हाथ से लिखे गए थे। दे वर रिटन बाय हैंड, हाथ से लिखे हुए ग्रंथों को किस नाम से जाना जाता है? मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट के हिंदी में क्या कहते हैं? पांडुलिपि। याद रख लेना, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड याद रखना है, दोनों टर्म याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, तो ऐसा ना सोच के बैठे आपकी सिर्फ इंग्लिश में ही याद रखना है या सिर्फ हिंदी में याद रखना है, दोनों टर्म यूज़ करनी है। ओके, तो दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। जो हाथ से लिखे गई ग्रंथ है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? मैन्यूस्क्रिप्ट्स के नाम से जाना जाता है, पांडुलिपि के नाम से जाना जाता है। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स मेन्यू। अब किसकी बात चल रही है यहाँ पे? मैन्यूस्क्रिप्ट। जो मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द है वो किस भाषा से आया है? लैटिन शब्द से आया है। ठीक है, लैटिन भाषा से लिया गया है। तो क्वेश्चन एक यहाँ पे बन जाएगा, जो मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द है किस शब्द, लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो मैन्यूस्क्रिप्ट जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द मेनू से बना है। किससे बना है? मेनू से। ये भी याद रखना है। और इसका अर्थ क्या है? हैंड, मतलब हाथ। मेनू का अर्थ क्या है लैटिन भाषा में? हाथ। ठीक है ना। दीज वर यूजली रिटन ऑन द पाम। जो मैन्यूस्क्रिप्ट थे, जो भी पांडुलिपियाँ थीं, वो मुख्यतः पाम मतलब ताड़ के वृक्ष, जो रहते ताड़ के वृक्ष के जो पत्ते रहते हैं उन पे लिखे जाते हैं। ताड़ के वृक्ष में लीफ जो पत्ते रहते हैं, तो रिटन ऑन पाम लीफ मतलब ताड़ के जो भी पत्र थे उनसे लिखी जाती थी। और भोजपत्र जो भुर्ज नामक एक पेड़ था, नॉन एज द ब्रिज, ब्रिज मतलब भोर्ज, हिंदी में से भोर्ज कहते हैं। याद रख लेना, मैं इसलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों टर्म यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि एग्जाम में ओनली हिंदी आए, ओनली अगर कभी ऐसा होता है कि आपको हिंदी में उसकी टर्म याद नहीं आ रही या समझ नहीं आ रही, हिंदी बहुत ज़्यादा टिपिकल देती है, तो इससे बेटर है कि इंग्लिश टर्म देख लो। अब कुछ ऐसा है कि इंग्लिश टर्म में समझ में आ रहा है तो हिंदी तरफ से हिंदी साइड देख लो। तो मैन मोटिव तो एग्ज़ाम क्लियर करना है ना, कि नंबर अच्छे आने चाहिए। तो दोनों
टर्म याद करके चलो, ठीक है। तो जो मैन्युस्क्रिप्ट थी, तो जो पांडुलिपि थी वो किस में लिखी जाती थी? जो पांडुलिपि थी वो ताड़ के ताड़ पाम में ताड़ है, ठीक है ना, ताड़ लीफ, पाम लीफ, तो ताड़ के पत्रों में लिखी जाती थी। और उसके बाद में भोजपत्रों में लिखी जाती थी। भोजपत्र किससे प्राप्त होता है? हमें भुर्ज नामक पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। याद रख लेना प्लीज़ सब सारी चीज़ें। विच ग्रोन इन द हिमालय, और ये भोजपत्र है कहाँ, जो भुर्ज नामक जो वृक्ष है कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय में पाए जाते हैं। ये पैराग्राफ पूरा का पूरा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो याद रख लेना ऐसा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लासेस ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, ठीक है। तो चलो आज हम यहीं पे फिनिश करते हैं अपनी क्लासेस। कल से और जो कुछ नहीं है, थोड़ा बचा है, देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं बचा, बस थोड़ा रह गया, बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। कम तो ये कल कंप्लीट कर लेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कल कंप्लीट करते हैं। आज फिर एक साथ आपके लिए ज़्यादा ना हो जाए कहीं से तो अगर कमेंट कीजिएगा अगर ज़्यादा नहीं हो रहा तो अगर 1 घंटे की क्लास कर सकते हैं क्या? जैसे कि अभी ज़्यादा क्लासेस नहीं, अभी 20-30 मिनट की सोचती हूँ मैं, ज़्यादा ना हो जाए, कहीं वीडियो बड़ा ना हो जाए, आप बोर ना हो जाए पढ़ते पढ़ते, इसलिए। पर आप ऐसा कर सकते हैं ना, अगर बोर हो रहे हैं तो पॉज कर दीजिए, थोड़ा पानी वानी पी लीजिए, चाय वगैरह पी लीजिए, फिर से आगे कंटिन्यू कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं। पर कमेंट कीजिएगा अगर 1-1 घंटे की क्लासेस हो जाएंगी तो ये हो जाएगा कि मुश्किल से 2 क्लासेस होंगी और हमारी एक चैप्टर ख़त्म हो जाया करेगा, क्योंकि हम ग्रेड 6 में हैं अभी, तो सोच रहे हैं जल्दी जल्दी से ख़त्म कर लें इसे। फिर और वीडियो तो डल ही रहेंगे, तो आराम से रिवीजन भी करते रहना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री